साथियों नमस्कार। साथियों पात्रता एग्जाम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें पूरा भरोसा है जो हमारे से जुड़े हुए साथी थे उनका बेहतरीन पेपर गया होगा। साथियों इस समय उत्तर कुंजी की आंसर निकालने की बमबारी चल रही है। ये कह सकते हैं कि बारिश चल रही है। लेकिन फिर भी साथियों वैसे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि जो मेरे से जुड़े हुए साथी हैं वो बोल रहे थे भैया शिक्षण विधियों की आंसर की बता दो। साथियों जो शिक्षण विधियां थी केवल मैं आज शिक्षण विधियों की आंसर की लेके आया हूं ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि आपने क्या पढ़ा था और क्या एग्जाम में पूछा गया है। साथियों जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि मनोविज्ञान की 5वीं यूनिट में भी शिक्षण विधियां हैं, हिंदी में भी शिक्षण विधियां हैं और संस्कृत में भी और अपनी सब्जेक्ट में भी। आज मैं यहाँ पर संस्कृत की शिक्षण विधियां छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनको मैं एक साथ करवा दूंगा। बाकी आप साफल्यम लोकेश सर ने अच्छी तरीके से करवा दी, वहां से कर लेना। साथियों मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ, संस्कृत अपने पास है भी नहीं सब्जेक्ट। अब सुनो मेरी बात, मैं करवा रहा हूं साथियों सबसे पहले सेकंड शिफ्ट में जिसका पेपर कोड ए है, याद रखना पेपर कोड ए है, उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। बात करता हूं साथियों मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी में शिक्षण विधियों में से कितने प्रश्न आए? 30% मनोविज्ञान के होते हैं। उनमें से 5वीं यूनिट में एक टॉपिक दे रखा था शिक्षण विधियां एवं शिक्षण आयु, वहां से साथियों 3 प्रश्न आए हैं। साथियों वहां से मनोविज्ञान में से शिक्षण विधियों के 3 प्रश्न आए हैं। अजीब पहला प्रश्न देखना, पहला प्रश्न आप जहां पर शिक्षण विद्या पढ़ते हो, जहां पर भाषा विकास पढ़ते हो, साथियों ऐसे कैसे करवा रखा है, एमसीक्यू में भी करवाया था, एज इट इज करवा रखा है। प्रश्न पूछ रहा था कि विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ। अरे आप भाषा पढ़ रहे थे ना, पूछता है कि नोम चोम्स्की किससे संबंधित है। हमने ढंग से बात की थी कि भाषा विकास के बारे में बात करने वाले कौन थे, नोम चोम्स्की थे। भले ही प्रश्न सरल था, आज इसका आंसर एक हो जाता है। लेकिन साथियों याद रखना ऐसे कैसे करवा रखा है। प्रूफ लोगे, प्रूफ भी मिल जाएगा। जो साथी पढ़ रखे वो भी पढ़ रखे, ऐसा नहीं हो भैया इजी प्रश्न था क्यों ढोल बजा रहे हो। साथियों बात इजी की नहीं है, प्रश्न एक आया करवा दिया, मिला हुआ है। और सुनो मनोविज्ञान में साथियों इसके बाद में शिक्षण विधियों में से दूसरा प्रश्न आता है साथियों, प्रश्न नंबर 21 प्रश्न को पढ़ना। साथियों पढ़ने के बाद में लगता है किसी किताब में होगा ही नहीं, सुनना जी देखना। पूछ रहा है कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। अजी देखो बात कर रहा है कि रचनात्मक विधि को क्या कहा जाता है और ऑप्शन दे रखा है। आ जाओ मेरी क्लास में। साथियों आप लोगों को एक दिन करवा रहा था ये मस्तिष्क विप्लव वाली विधि, याद करो 3 बातें बताई थी, लाल बत्ती अवस्था, हरी बत्ती अवस्था, मस्तिष्क विप्लव की अवस्था। हमने ढंग से बात की थी साथियों मस्तिष्क उद्दोलन विधि के बारे में। अरे हमने ढंग से बात की थी कि ये क्या सबसे पहले रसायन विज्ञान में प्रयोग हुई थी। और साथियों एक उद्योग में एक कंपनी में काम करते थे और काम जो करते थे ना साथियों रचनात्मक कार्य किया करते थे। ढंग से बात की थी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया था, साथ में व्याख्या बताई थी कि विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और इन्होंने रचनात्मकता की बात की है। आ जाओ जी ऐसे कैसे प्रश्न दे रखा है, मस्तिष्क विप्लव युक्ति। आप यहां पर युक्ति देखकर कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन स्ट्रेटजी देके अंग्रेजी में देख लो। और सुनो अभी तो 3 अवस्था बताई थी, मस्तिष्क विप्लव की अवस्था, हरी बत्ती अवस्था, लाल बत्ती अवस्था। एक एक अवस्था के बारे में बात की थी। जिसने क्लास लिया था ना 300 क्वेश्चनों की उनको भी पता है, ये मेथड भी क्लास में करवाया था। और जब मैं हरी बत्ती अवस्था, लाल बत्ती अवस्था इनकी बात कर रहा था, आप लोग बोल रहे थे भैया आरएस को पढ़ा रहे हो क्या। देख लो जी वही लेन उठ के आई है। 2 प्रश्न शिक्षण वीडियो में आए थे, दोनों मैंने करवा रखे हैं। तीसरा देखिए जी साथियों, एक प्रश्न और आया था
साथियों वो था मापनी से। जब मैं मापन करवा रहा था, मापन की मापनियां करवा रहा था, आप लोग बोल रहे थे ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, इनको क्यों करवा रहे हो मापन में। मापन और मूल्यांकन की तो एक सारणी बनवा दो, हमारा स्वतः ही काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, फिर भी साथियों उस क्लास को लगभग 1200 लोगों ने देखा था जिसमें मैंने मापनी करवाई थी। प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अरे मापन के 4 स्तर बताए थे, नामित, क्रमित, साथियों अंतराल और अनुपात। चारों का एक आपको क्रम भी बताया था, उसका रीजन भी बताया था, किस मनोवैज्ञानिक ने क्रम दिया ये भी बताया था, और नामित में लिखा था, और एक दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था। याद करो, आज इसका आंसर नामित मापनी हो गया कि भैया क्रम से था। नाम देना सबसे कम परिष्कृत है, सबसे कम उपयोगी है। आप गांव में जाओ, आपने नाम दे दिया, साथियों बोलते नहीं है ये तो ग्रामीण है, ये शहरी है, ये तो महिला है, ये पुरुष है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये पढ़ा हुआ है, ये अनपढ़ है। आराम से नाम देते हो, यही तो बोलता है कम परिष्कृत है, मापन न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। अब आप अपनी आत्मा से पूछना कि मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों में से 3 प्रश्न आए, शिफ्ट दूसरा पेपर करवा रहा हूं 23 तारीख के सामने वाला, तो तीनों क्वेश्चन क्लास में से आए थे कि नहीं आए थे। यही रीति विज्ञान की ताकत है। और साथियों जो भी कठिन प्रश्न आया होगा ना, साथियों मेरे नोट्स में जो मैंने टॉपिक करवाया बाहर चला जावे, मैं जीवन में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं साथियों बीएड तक का लेवल करवा रहा था, यह आपको भी पता है। अब बात करते हैं साथियों आगे की। 3 प्रश्न तो मनोविज्ञान में आए थे, तीनों करवा दिए और तीनों करवा रखे, प्रूफ भी दे दूंगा, जिसने क्लास ली थी उसको ढंग से पता है। अब साथियों हिंदी की बात करते हैं। इस बार हिंदी में 10 शिक्षण विधियों के प्रश्न आए थे, कहते आने तो 15 चाहिए थे, लेकिन 10 आए थे साथियों। सुनना, पहला प्रश्न आता है साथियों 35 नंबर से। 35वां प्रश्न कहता है, अब देखो मैंने पाठ्य पुस्तक करवाई थी, आंतरिक विशेषता, बाहरी विशेषता। एक एमसीक्यू की क्लास केवल और केवल पाठ्य पुस्तक के ऊपर ली गई थी, आप लोगों को पता है। पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की, अरे किताबों के माध्यम से भाषा की आप मूलध्वनियां सिखा रहे हो और उनके बारे में ज्ञान करवा रहे हो। साथियों कौन सी विधि होगी साथियों, भाषा यदि किताब के माध्यम से करवा रहे हो, पाठ्य पुस्तक विधि, अजी पुस्तक का प्रयोग करके करवा रहे हो, कौन सी विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। और साथियों पुस्तक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में एक पूरी क्लास ली थी एमसीक्यू वाली, वहां से कितने प्रश्न आए हैं आप स्वतः देख लेना। 35वें प्रश्न में साथियों बिल्कुल सी ही आंसर होगा। अरे खेल विधि तो आप जानते हो, भाषा संसर्ग विधि ढंग से बताई थी कि भाषा के साथ साथ व्याकरण करवा दो, और भाषा प्रयोगशाला विधि तो अलग हो गई। साथियों 36वां प्रश्न कहता है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। ऐसे कैसे करवा रखा है, ट्रिक और बताया था। अरे कि जिम ने जाते हो कि डाल दे, कितना भैया पूरा का पूरा डाल दे, कि पार्क हस्ट ने डाल्टन विधि दी। याद करो, ये भी प्रश्न करवाया था और ये भी करवाया था। अब तक 5 क्वेश्चन करवा दिए, 5 क्वेश्चन करवा रखे हैं। 37वें क्वेश्चन पर आ जाओ साथियों। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में कौन सा पद शामिल है। बिल्कुल साथियों, क्योंकि मूल्यांकन और सीसी अपना रह गया था, मैंने क्वेश्चन नहीं करवा रखा क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ाया साथियों। इसमें व्यवहार परिवर्तन आ गया कि मूल्यांकन त्रिपदी होता है, उनमें से एक पद पूछ रहा है। आज क्या आंसर आ गया, व्यवहार परिवर्तन आ गया। और सुनो साथियों 37वें प्रश्न में आंसर हो गया डी। 38वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। अजी 2-3 चीजें होती है भैया, एक प्रतिलेख होता है भैया, एक अनुलेख होता है, दोनों में अंतर सुनना जी। आप लिखते हो ना गाय हमारी माता है, पहले स्कूलों में जाते हो मास्टर ने लिख दिया कि गाय हमारी माता है, अजी नीचे ऐसे कैसे लिखो, तब तो वो हो गया अनुलेख। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे लिखिए, और अखबार को देखकर पूरा पैराग्राफ लिखते हो ना,
अरे अलग अलग लाइनों का आप उनकी प्रैक्टिस करते हो, वो प्रतिलेख हो गया और अनुलेख हो गया। गाय हमारी माता है, अब मास जो टाबर होगा ना वो एडजेक्टिव लाइन लिखेगा, गाय की जगह गाय, माता की जगह माता, वो अनुलेख हो गया। आवश्यक शर्त देखिए, कह रहा है अनुलेख लिखते इस वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे। क्या यह शर्त है कि बालक अनुलेख लिख रहा है तो मास्टर उसकी सहायता ही नहीं करे? ना जी ना, ये शर्त नहीं है। अरे आवश्यक पड़े तो सहायता करे, मतलब आज यहां पर काटापीसी होगी। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए ना। आप बालक को कॉपी में लिख कर दे देते हो कि घर पे जाके लिखना गाय हमारी माता है, सस्वर वाचन में नहीं कि सब एक साथ बोल रहे हैं कि गाय हमारी माता है और बालक लिख भी रहा है। ना जी ना, मतलब यहां पर भी काटापीसी होगी। साथियों सी ऑप्शन देखिए कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। हाँ, मास्टर ने लिखा है ना गाय, तो बालक भी गाय लिखे। बालक ऐसा नहीं हो कि मास्टर ने लिखा है गाय हमारी माता है और फिर बालक इस गाय की जगह भैंस लिख रहा है या गाय की जगह गाय लिख रहा है। ना जी ना, जिस प्रकार मास्टर ने लिखा है ना वैसे कि वैसे आदर्श रूप से टाबर लिखे, यही तो कहता है अनुलेख। आज इसका आंसर सी हो जाता है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। क्लास नहीं ले रहा साथियों, लेकिन बताना जरूरी है। और देखो 39वां प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन। मजे की बात देखो, इस बार पात्रता में दृश्य और श्रव्य साधनों की मेहरबानी हुई है। अरे बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए और सरल प्रश्न आए, सभी के सारे सही होंगे। देखो कि कौन सा ऐसा साधन है जिसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, बताना जी। अरे बताओ, चाट। चाट तो नहीं है, मैंने एक बात बोली थी कि आप ब्याह में जाते हो ना तो चाट खाते हो। मतलब साथियों व्याकरण में कौन सा यूज होता था भैया? व्याकरण में होता था चार्ट, और चार्ट को केवल देख सकते हो, सुन नहीं सकते जी। भैया काटापीसी होगी, मतलब बिल्कुल होगी। दूसरा देखो, ग्रामोफोन नहीं है, चित्र विस्तारक यंत्र नहीं है। अरे नाटकीकरण आंसर हो जाएगा। आज इसका आंसर डी हो गया, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको पता है नाटकीकरण क्या हो गया, दृश्य श्रव्य साधन। साथियों 40वां प्रश्न देखो और सुनना, ऐसे कैसे करवा रखा है, याद रखना। पूरी एक क्लास ली थी पाठ्य पुस्तक के ऊपर। पूछता है आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। अरे विषय सामग्री, आप किताब लाते हो तो विषय सामग्री अंदर होती है कि किताब के पृष्ठ के ऊपर? भैया अंदर होती है, मतलब शामिल है। अरे शैली, किस शैली में लिखी गई है, अंदर होगा। अरे भाषा अंदर होगा। साथियों जिल्द, ऐसे की ऐसे प्रश्न करवा रखा है और उसमें आंसर जिल्द ही है। ऐसे कैसे करवा रखा है, अब तक यदि एक भी प्रश्न गया हो तो साथियों याद करना, आप अपनी आत्मा से पूछना, बाकी एक बार ही करवाया है। 41वां, मतलब इसका आंसर सी हो गया। साथियों 41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? आप पुस्तकालय में बैठते हो ना, उसका फायदा बताना जी। अजीब, पहला ऑप्शन देखो, कक्षा शिक्षण में पूर्ति बिल्कुल होगी। एक तो आप एक क्लास में टीचिंग करते हो, उसकी कक्षा शिक्षण की पूर्ति भी होगी। अरे वहां पर भी तो आप पढ़ने का काम कर रहे हो, पुस्तकालय में भी पढ़ने का काम कर रहे हो, ये बात भी सही है। और दूसरा बोल रहा है कि स्वाध्याय के लिए अवसर मिल जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए अवसर मिल जाता है। मैं कहूँ ना, आज ये दोनों बातें सही हो जाती है जी। आज इसका आंसर सी हो गया, ये बात भी सही, ये बात भी सही। 42वां देखिए, पूछ रहा है कि मौखिक परीक्षाओं का गुण है। साथियों मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से इसका आंसर 3 हो गया। सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। कहते हैं मौखिक परीक्षा में केवल और केवल लिखित काम नहीं आता। जब आप मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ते हो तो मौखिक परीक्षा में हम केवल एक ही लाइन याद करते हैं, क्या कि मौखिक परीक्षा में साथियों लिखने वाला काम नहीं होता। याद करो पाठशाला विधि। अरे जब टाबर पहले गुरुकुल मेथड याद कीजिए, सॉरी गुरुकुल पद्धति में पढ़ा करते थे तो साथियों मौखिक
मौखिक के माध्यम से ज्यादा काम होता था। क्यों साथियों, उनके पास लिखने का कोई साधन नहीं होता था, वो पढ़ते थे, सुनते थे और बोलते थे, ज्यादा यूज होता था मौखिक। अरे गुरु जी के पास बैठेंगे और पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, लिखने का काम नहीं होता था। जब मैं मौखिक परीक्षा करवाता हूं ना, एक लाइन लिखवाता हूं, इसमें लिखित काम नहीं होता, बाकी तीनों काम होते हैं। स्वतः ही समझ में आ गया। आज इसका आंसर क्या हो गया भैया? आज इसका आंसर सी हो गया। अरे 43 देखिए, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु पद। भैया आपने उपलब्धि परीक्षण करवाया लेकिन पद तो करवाए नहीं। सुनो जी सुनो, आप ये देखो, आप उपलब्धि परीक्षण बना रहे हो, एक टेस्ट बना रहे हो। जब टेस्ट बना लिया तो साथियों उसका पुनः परीक्षण नहीं करोगे, आप परीक्षण ये करोगे कि ये उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ, ना कि ये कि टेस्ट सही है नहीं है। ना, टेस्ट साथियों अप्लाई किया, उसका परिणाम उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ देखना। बात कर रहा है कि परीक्षण के निर्माण हेतु निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद नहीं है? अरे परीक्षण योजना बनाना है भैया, योजना बनाओगे तभी तो परीक्षण बनेगा। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, बिल्कुल साथियों। चौथा देखिए, परीक्षण का अनुप्रयोग ये भी है, लेकिन परीक्षण का पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे। अरे पुनर्निरीक्षण करना होगा ना, तो आपने जो उपलब्धि परीक्षण बनाया है उसके बाद में कितना उपयोगी हुआ, कितना नहीं हुआ, काम आया नहीं आया, इस पर निरीक्षण करेंगे। आज इसका आंसर सी हो जाता है। देखो 1 2 3 4 4 सी आ गए, और ये पेपर मैं भी दे के आया था। और सुनो 44वां क्वेश्चन कहता है कि सीसी प्रणाली का दोष क्या है? साथियों ये तो अपना एज इट इज पर्सन है। जब सीसी पढ़ते हो ना तो हम पढ़ते हैं, देखो सीसी के माध्यम से बार बार एग्जाम लोगे, सतत रूप से परीक्षा लोगे, तो साथियों बालकों को ये भय बना रहता है। कौन सा? कि विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। आज इसका आंसर क्या हो गया? आज इसका आंसर साथियों डी हो गया। 3 3 6 क्वेश्चन तो ये हो गए, 7 8 9 10% हो गए साथियों हिंदी शिक्षण वीडियो के। मतलब हिंदी की शिक्षण वीडियो में 10% आए थे, 3 आए थे मनोविज्ञान में, 13 तो ये हो गए साथियों। संस्कृत के मैं छोड़ रहा हूं, आप साफल्यम लोकेश की क्लास में से आप आंसर देख सकते हो। फिर भी आप कहोगे तो मैं एक साथ अलग से करवा दूंगा। अब बात आती है भैया शिक्षण विधियां तो सब्जेक्ट की करवाओ, हम तो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां देखने आए हैं। साथियों नया नया सेटअप पर थोड़ा कम समझते हैं। और जो लोग है ना कि आप क्यों बता रहे हो, साथियों कल घर नहीं आया, अभी 12 बजे घर आया हूं। कल वो वायरल पेपर था ना, जिसका आपने मीडिया में भी देख लिया होगा, आज का पेपर भी पढ़ लिया होगा, कल का पेपर और पढ़ लेना। कल बोर्ड उन राजनेताओं को जवाब और देने वाला है कि कैसे हमारे पेपर को बदनाम कर रहे हो। इस बार पेपर में कोई बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। और साथियों मैं तो बोल के आया हूं लिखित में कि पेपर को कोर्ट में चाहे नॉर्मलाइजेशन वाले हो गालियां देनी है कोई दिक्कत नहीं है जी, हम बैठे हैं दे लीजिए। लेकिन साथियों नॉर्मलाइजेशन की बात बताऊं, कोई एक नंबर से रह गया ना कोर्ट में जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो गया तो भी और नहीं हुआ तो भी। उससे अच्छा है नहीं हो, क्योंकि भर्ती कोर्ट में चली गई ना माफ नहीं करेगा। वो साथियों 16 लाख बेरोजगार 4 साल से उनके अंदर आग है, उनके माँ बाप बैठे हुए माफ नहीं करेंगे, किसी के सपनों के साथ नहीं खेलने देंगे। और जिनके साथियों 83 नंबर नहीं आए वो नॉर्मलाइजेशन करवा कर मुख्य परीक्षा में चले भी गए, वहां क्या कर लोगे? उससे अच्छा है कि आप यहीं से साथियों चीज को एक्सेप्ट करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब मेरे खिलाफ लड़के ज्यादा हो रहे हैं तो मैं चाहता हूं तुम मेरे खिलाफ हो और खिलाफ हो, तुम तुम्हारी मानसिकता दिखाओ, मैं सत्यता दिखाता हूं जी। 109 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? आप हमारे सिलेबस में आता है गणित की प्रकृति। बताओ गणित की प्रकृति जब पढ़ते हैं ना तो गणित के तय से हम लिखवाता हूं जी कि तय और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। तो साथियों देखना नहीं पूछ रहा है। और इसका तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता। अरे होता है, गणित के तय से याद रख लो, तयपुर तार्किक तो होता है। आज इसका आंसर क्या हो गया भैया? इसका आंसर सी हो गया।
110वां प्रश्न देखिए साथियों, परिभाषाओं से दो दो तीन तीन प्रश्न आए हैं। गणित वह भाषा है, यदि केवल भाषा की बात करता ना तो परिभाषा गिब्स की हो जाती, लेकिन आगे देखो ये जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। अरे गैलीलियो कहता है साथियों, ये परिभाषा किसकी है? गैलीलियो की है। यहां पर मैं ट्रिक बताता हूं जी, लेकिन अभी केवल आंसर देखना है। आज इसका आंसर क्या हो गया भैया? ए हो गया। साथियों नेपोलियन की परिभाषा और सुनो कहां से प्रश्न आया, देखो गणित की प्रकृति वाला गैलीलियो वाला आर्टेट 2012 में। आप देखते हो ना, कहीं से नहीं, परिभाषा कहां से पढ़े अजी? 2012 आर्टेट 2012 में ये प्रश्न आया और नेपोलियन वाला 2015 में आया। आप देखना कहां जोर आ रहा है अजी। मॉडल पेपर तो पढ़कर गए होंगे ना, 2012 में आया, 2015 में आया। और अगर किताब का प्रमोशन नहीं करूंगा, हर किताब में दे रखा है। नेपोलियन कहता है जब आप गणित के साथियों मूल्य पढ़ते हो तो सामाजिक मूल्य के संदर्भ में केवल एक नेपोलियन की परिभाषा पढ़ते हैं। नेपोलियन कहता है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यदि गणित की उन्नति होती है ना और वृद्धि होती है, आप ये मानो कि पूरा देश संपन्न हो रहा है। देश संपन्न हो रहा है मतलब सामाजिक मूल्य की बात करता है जी। ये प्रश्न कहां से आया भैया? 2015 में आया हुआ है, एज इट इज उठा लिया। ये कहां से आया? 2012 में आया हुआ है। सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखो ये नॉर्मल प्रश्न था, कर दोगे। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं तभी तो जोर देता हूं। अरे फुल डिटेल से पढ़ो, आया हुआ पढ़ो, काम हो गया। तीनों प्रश्न गलत नहीं होते यदि आए हुए पेपर देखते। और साथियों ये तो नॉर्मल बात है। और सुनो भैया, ये बताओ, आप बोलते हो आए हुए प्रश्न पढ़ो, फिर ये गणित सार संग्रह नामक की पुस्तक का लेखक पूछ लिया। अब बताओ ये तो हम कहां से पढ़ते, कितनी किताबों के नाम याद करेंगे? अजी आए हुए प्रश्न की बात कर रहा हूं। सीटेट में पूछा गया था कि गणित सार संग्रह नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों, इसका आंसर क्या आएगा? महावीराचार्य। डी इसका आंसर आएगा। और मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरे भी गलत है साथियों, मैं श्रीधराचार्य करके आ गया क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं था कि सार देने वाला साथियों तो छोड़ो, एक ट्रिक से याद किया था तो थोड़ा कंफ्यूजन था। डी मेरे भी गलत है, लेकिन इसका आंसर डी आवेगा, महावीराचार्य। कहां से है? सीटेट में आया था जी, वहां से उठा है। 3% थोड़े परिभाषाओं के स्मरण वाले आए तो आए हुए प्रश्नों में से उठा लिए। और देखो किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। अजीब बताओ, जब मैं आगमन विधि पढ़ा रहा था ना, ऐसे लाइनें लिखी थी कि जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, ज्ञात होते हैं, मूर्त होते हैं, स्थायी होते हैं और क्या होते हैं साथियों? स्थूल होते हैं। ऐसे कैसे खूब बार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है, 4 से 5 बार तो इसको मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है ताकि ये लाइन याद हो जाए। वहीं से तो पूछ लिया कि विशिष्ट से सामान्य। अजी विशिष्ट होते क्या है भैया? उदाहरण। और उदाहरण से नियम कौन सी विधि? अब भैया आगमन विधि। आज इसका आंसर क्या हो जाता है? आज इसका आंसर सी हो जाता है जी। और सुनो, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? देखो साथियों, फलन में तो चित्र का कोई काम नहीं आता, अंक गणित में भी काम नहीं आता। कुछ आंसर सांख्यिकी बता रहे हैं, रेखा गणित। इसका आंसर साथियों रेखा गणित ही होगा जी। अरे त्रिभुज बनाओ, चतुर्भुज बनाओ, वर्ग बनाओ, अंतखंड बनाओ, वर्तखंड बनाओ, परिकेंद्र बनाओ, सब में साथियों ये कला चाहिए। आज इसका आंसर रेखा गणित आवेगा। और सुनो 115वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? साथियों उस समय आप लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने मूल्यांकन नहीं करवाया और ये प्रविधियां और छोड़ दी थी। साथियों प्रविधि देखो, साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हो, प्रश्नावली के माध्यम से भी कर सकते हो, चेक लिस्ट के माध्यम से भी कर सकते हो। आज इसका आंसर बी आवेगा। बी में क्या दे रखा है? तैयारी। साथियों इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है भैया, सिंपल सी बात है, तीनों से होती है। आज इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। और सुनो जी, और सुनो, अब देखिए
साथियों इंपोर्टेंट बात तो मजे की यहां पर है, आपने निदानात्मक परीक्षण खूब पढ़ाया। आ जाओ भैया, निदानात्मक परीक्षण आपने ढंग से पढ़ाया, लेकिन एक चीज बताओ, आपने ये भी कहा था पूरे ऑप्शन मिलेंगे। आज इसके बारे में बात करते हैं कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब आप अपनी आत्मा से पूछ के बताना, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना। क्या आप अध्ययन जो पद्धति है उसको दिशा निर्देश देने के लिए क्या निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करोगे? दूर दूर तक भी आपको मैं बोलूं कि यार दिशा निर्देश देने हैं तो क्या निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना चाहिए? आप खुद बोलोगे भैया नहीं करना चाहिए, तो फिर उपरोक्त सभी भी नहीं आवेगा। क्यों? अध्ययन पद्धतियों का निर्माण है जिस साथियों शिक्षण विधियां हो गई उनके लिए नहीं। अरे बालक को यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निदान क्या होगा, कारण क्या है, उससे मतलब है। ये मतलब नहीं है। ये तो हो गई ज्ञान बांटने वाली बात कि शिक्षण पद्धतियों में कौन सा पढ़ाओगे वो भी मैं ही बता दूं। निदानात्मक दूर दूर तक ये बात नहीं करता था, ढंग से क्लास ली होगी तो। अब सुनो, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना कि बताओ कोई चीज कितनी कठिन है, उसके आधार पर ये छात्रों को ऐसे बांट दिया, इनको ऐसे बांट दिया। नहीं, इससे मतलब नहीं है। कठिनाई स्तर के आधार पर बांटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अरे कठिनाई आ रही है उसका कारण क्या है। साथियों विषय विशेष में याद करो, ऐसे कैसे लाइन है, ऐसे की ऐसे लाइन लिखवा रखी है, इसका आंसर सी आवेगा। जिन्होंने क्लास लिए साथियों कम टॉपिक करवाए इसलिए थोड़ा सा ये मूल्यांकन वगैरह बाहर चला गया, बाकी ऐसे कैसे करवा रखा है, क्यों करवाया था सोचना, टॉपिक तक मिल जाएगा। 118 में बोल रहा है किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न खतनों या भागों को संयोजन की प्रक्रिया। आप अपने आप से पूछिए, संयोजन वाला नहीं बताया। हिंदी में साथियों मैंने विश्लेषण और संश्लेषण दोनों के कम से कम 10-10% करवा रखे थे, ढंग से करवाया था एक एक का। अरे जोड़ रहा है संश्लेषण, सैपुर संयोजन, सैपुर संश्लेषण, तोड़ रहा है तो विश्लेषण। शब्दों को तोड़ा था, वाक्यों को तोड़ा था, वर्णों को जोड़ा था। मैं ये कहूंगा एडजेक्टिव पर्सन आया है। और सुन लो, और सुन लो, इसको देखिए, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? भैया आप तो बोलिए मत, हमें आता है, ये तो सबको आता है जी, करके सीखने पर आधारित है। उपरोक्त सभी मत कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा रह गया? 125 हो गया साथियों। और देखिए एक 132वें नंबर का, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है। अरे सुनने वाला देखने वाला साधन बता दो। रेडियो क्या दिखता है, केवल आवाज आती है, भैया काटा पीछे कर दो। चार्ट व्याकरण में क्या दिखता है, भैया केवल दिखता ही है, सुनाई तो कुछ देता ही नहीं है। श्याम पटे बोलता नहीं है, भैया दिखता ही है। अजी दूरदर्शन, भैया बिल्कुल, आज इसका आंसर क्या हो जाता है, दूरदर्शन हो जाता है। और सुनो, और सुनो, पूरे हो गए। आगे देखिए एक क्वेश्चन आता है 145वें प्रश्न पर इंपोर्टेंट लगा लेना। जो मेरे भाई ढंग से इसकी व्याख्या सुनना, 145वें नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? पूछ रहा है 4 विधियों में वैज्ञानिक विधि कौन सी नहीं है। यदि हिंदी को ढंग से पढ़े ना तो डायरेक्ट कहानी विधि इसका आंसर आ जाता है। लेकिन मेरे भाई बहन वो कौन से जो गलती से साथियों 1 नंबर से उनकी पात्रता रह जावे और यही पर्सन हो, हमसे कांटेक्ट करना। साथियों इसमें मैं आपको बोनस के लिए भी प्रयास कर सकता हूं। कब? जब आप लोग, क्योंकि पात्रता एग्जाम है, मैं नहीं चाहूंगा पेपर उलझे, लेकिन यदि आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में दे रखा है एनेक्डोट मेथड, इसको बोलते हैं उपाख्यान विधि। साथियों इंग्लिश के हिसाब से यदि ये उपाख्यान विधि देखे ना तो साथियों ये वैज्ञानिक विधि होती है। आप देखते हो ना एपिसोड, लघु कथा, छोटी छोटी बातें, वो इस उपाख्यान में आती है। और साथियों इसको मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। अंग्रेजी हिंदी के हिसाब से साथियों ट्राई कोशिश कर सकते हैं। कब? जब आप 1 नंबर से रह रहे हो। बाकी इसका आंसर यही सही है, कहानी विधि वैज्ञानिक विधि नहीं होती। ऐसे कैसे प्रश्न आया हुआ है साथियों, किसी ने एक टेट में देखा था
टेट के मनोविज्ञान में प्रश्न आया हुआ है, मैं ढूंढ कर बता दूंगा, लेकिन वहां पर कहानी विधि को स्टोरी मेथड लिख रखा है। ये अंग्रेजी वाला थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना, कब जब कोई लोचा हो जाए तो याद कर लेना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना। अरे शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। यदि मूल्यांकन ही उपलब्धि को माप देगा, फिर उपलब्धि परीक्षण क्यों करेंगे? हालांकि माप तो देता है, लेकिन साथियों ज्यादा बढ़िया तो वही होगा जिसका काम खुद करे। आज इसके हिसाब से यहां पर बी पे काटा पीछे लगा दो। शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना। और एक बात बोलूं साथियों, संस्कृत में ये प्रश्न आया हुआ है, संस्कृत में ये प्रश्न बनकर आया था ना, तब इसका आंसर डी माना गया था। और मैं यही कहूंगा कि निदान और उपचार दोनों करना भी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। मेन काम तो यही तो होता है। अरे बालक को कोई समस्या भी आई, उसको दूर भी कर दिया, उपचार भी कर दिया और उसका विकास भी कर दिया, उसके बाद में निर्णय भी ले लिया। यही तो मूल्यांकन बोलता है कि बालक का कैसे भी निर्णय कर लो। तो निर्णय करने में समस्या क्या आएगी? या तो बालक अटकेगा तो आप उसका मूल कारण पता कर लो, कारण पता कर लिया तो दूर कर दो, अपने आप निर्णय ले लोगे, स्वतः ही मूल्यांकन हो गया। ज्यादा काम तो डी में ही है। और हम ये कहूंगा कि इसका आंसर डी आवेगा। सुनो, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? ऐसा बता दो जो दिखता और सुनता नहीं है। अरे लैपटॉप में दोनों काम होता है, चलचित्र में दोनों काम होता है, टेलीविजन में दोनों काम होता है। आज इसका आंसर डी हो गया। चित्र विस्तारक केवल चित्र को बड़ा करके दिखाएगा, बोलेगा नहीं। साथियों चित्र विस्तारक बोलेगा नहीं। 147 हो गए, और देख लेते हैं। बस साथियों 3 तो मनोविज्ञान में आए, 10 हिंदी में आए और 15 साथियों सब्जेक्ट में आए। 15 और 10 25 26 27 28 प्रश्न करवाए हैं। आप खुद देखना कितना मेरी क्लास में सहायता था। ये साथियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो भी पेपर जो भी प्रश्न कठिन आया ना वो मिला है। ये शिफ्ट 2 का आंसर शीट थी साथियों। 12 बजे घर आया हूँ, थका हुआ हूँ, कंटिन्यू तीनों रिकॉर्डिंग करके तीनों शिफ्ट की मैं अभी डाल दूंगा। ये पेपर सेकंड का आंसर शीट थी। अब 15% वो जो संस्कृत वाले हैं वो रह गए, आप वहां से देख लेना। राधे राधे, धन्यवाद साथियों।